Dear students, welcome to lecture number 9 of chapter 13 current electricity. इस लेक्चर में हम चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 13.1 How many electrons pass through an electric bulb in 1 minute if the 3 milliampere current passes through it? किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में से 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे अगर 300 मिली एम्पेयर करंट उसमें से पास हो। हमें गिवन है करंट 300 मिली एम्पेयर, हम मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम इज 1 मिनट, हम इसको ऐसा यूनिट सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n फाइंड करना है। हम स्टार्ट करेंगे करंट की डेफिनेशन से। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम Q/T। यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास n है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है। हम Q की जगह NE लिख सकते हैं ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमारे पास तमाम क्वांटिटीज गिवन है, उनको हम पुट करेंगे, विल गेट द आंसर। नाउ प्रॉब्लम 13.2 A charge of 90 coulomb passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the value of current in the wire? अगर 90 कूलम चार्ज किसी एक वायर से 1 घंटे और 15 मिनट में पास होता है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? चार्ज गिवन है कूलम्स में, ऐसा यूनिट है कूलम। टाइम जो है हमें 1 आवर एंड 15 मिनट्स में है। हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 को हम 15 के साथ ऐड करेंगे तो टोटल 75 मिनट्स आ जाएंगे। हम मिनट्स को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट टाइम इन सेकंड्स विच इज द SI यूनिट ऑफ टाइम। हमें I फाइंड करना है। हम जानते हैं कि करंट जो है वो Q/T होता है। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास करंट 0.02 एम्पेयर आ जाएगा। इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आंसर मिली एम्पेयर 10⁻³ को हम मिली एम्पेयर लिख सकते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 20 मिली एम्पेयर होगा। प्रॉब्लम नंबर 13.3 फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स and the current through each resistor of the circuit shown in figure. Here R1, 2, 3 are given. Voltage of the battery is also given. We have to find R equivalent, total current from the source and current through each resistor I1, I2 and I3. First we will find equivalent resistance. For this purpose हम देख रहे हैं कि यहाँ R1 और R2 पैरेलल हैं, तो अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इनको ऐड कर लेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे जो कि 3 ओम आती है। दो रेजिस्टेंसेस की वजह से जो रेजिस्टेंस बने हमारे पास वो R = 3 ओम है। R3 इसके साथ सीरीज में है, हम सीरीज कॉम्बिनेशन से इनको ऐड कर लेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस जो आएगी वो 6 ओम होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 6 ओम। नाउ टू फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट हम ओम लॉ लगाएंगे, V = IR। R की जगह हम R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यूज करेंगे। यहाँ से हम करंट फाइंड करेंगे 1 एम्पेयर। अब हम हर रेजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगी उसको हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल R1 के अंदर करंट I1 होगी, R2 के अंदर करंट I2 और R3 के अंदर करंट I3 होगी। पहले हम दो टर्मिनल A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VAB फाइंड करते हैं। V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR अप्लाई करके ये पोटेंशियल 3 वोल्ट आ जाएगा। इससे हम करंट I1 फाइंड कर सकते हैं। I = V/R1 ओम लॉ से हम करंट फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हम I2 फाइंड कर लेंगे which is equal to VAB/R2, क्योंकि ये R2 है वो AB के अक्रॉस लगी हुई है।
तो इसलिए हम I2 फाइंड कर लेंगे। I3 फाइंड आउट करने के लिए हम ओम लॉ ही लगाएंगे V ओवर आर ई। आर ई इसलिए कि टोटल जो रेजिस्टेंस के अंदर से जो करंट गुजरेगी वही आर 3 में से गुजरेगी, इसलिए आर ई यूज़ करेंगे और हम करंट जो है वो I3 फाइंड करें। सो रिजल्ट हम सारे रिजल्ट को इकट्ठा लिख सकते हैं। आर इक्विवेलेंट फाइंड किया हमने, टोटल करंट इन द सर्किट फाइंड आउट किया हमने, और इसके अलावा हर रेजिस्टेंस के अंदर से पास होने वाली करंट, दिस इज I1, I2 and I3। Problem number 13.4, a rectangular bar of iron is 2 cm by 2 cm in cross section and 40 cm long. Calculate the resistance of this bar if the resistivity is given. The area is given as 2 cross 2 cm, so it will become 4 cm squared. To convert an SI unit, we divide it 1 by 100, but squared will give us 10 to the power minus 4, so it will come in meter squared. Length is 40 centimeter, divided by 100 will give us in SI unit as meter, 0.4 meter. Resistivity is given and we have to find the resistance. इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, और हम तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो गिवन है डाटा में हम पुट कर देंगे और हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 13.5, the resistance of an iron wire at 0 degree centigrade is 1 into 10 raised to power 4 ohm. What is the resistance at 500 degree centigrade if the temperature coefficient of resistance of iron is given? अगर हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आयरन का गिवन हो तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है। तो इनिशियल टेम्परेचर इज T1, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे क्योंकि केल्विन इज SI यूनिट। इनिशियल जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हम R0 लिखेंगे, R0 लिखेंगे, वो गिवन है। सेकेंड टेम्परेचर जो हमें गिवन है T2, उसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा सेकेंड टेम्परेचर माइनस फर्स्ट, तो हम यहाँ पे केल्विन में लिख लेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा हमारे पास डाटा में गिवन है, हमें और टी चाहिए, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस होती है वो फाइंड आउट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस है आर टी माइनस आर नॉट होगा, जबकि टोटल रेजिस्टेंस जो है आर नॉट और एट टेम्परेचर टी पे हम उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमें आर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर आर टी। फर्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हमें आर टी चाहिए तो इस आर नॉट को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहाँ से हम आर टी की वैल्यू फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। हम सारी वैल्यू जो क्या डाटा में गिवन है उसमें हम आर टी जो कि रिजल्ट इन ओम में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 13.6, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ सेल्स शोन इन द सर्किट। हमें सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस ए बी और सी डी। हमारे पास जो गिवन है सर्किट डायग्राम से वो वोल्टेज V1 जो है इस E1 के साथ जो वोल्टेज है उसको 24 वोल्ट लिखा है, और 1 जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे गिवन है 0.10 ओम। वोल्टेज सेकंड वोल्टेज जो सेकंड EMF ऑफ द बैटरी है वो हमें वोल्टेज 6 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.9 ओम है। सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसको हमने 8 ओम लिखा है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अक्रॉस E1, उसे हम VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT कह देंगे, और जो CD के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो हमारे पास VT प्राइम होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है।
हम इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम आर इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस सारी सीरीज में और वन इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आउटसाइड द सर्किट और R2 जो है सेकंड बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, सबको ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह नेट वोल्टेज, क्योंकि बैटरी एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है, तो ये 24 वोल्ट जो है अपोज कर रहा है 6 वोल्ट को, तो हम 24 माइनस 6 लिखेंगे तो नेट वोल्टेज जो हमारे पास आएगी वो 18 वोल्ट आ जाएगी। अब हम सर्किट के अंदर टोटल फ्लो होने वाली करंट को फाइंड करेंगे यूजिंग ओम लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से करंट आ जाएगी हमारे पास और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 एम्पेयर आ जाएगी। नाउ फाइनली वी विल यूज द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वोल्टेज। हम जानते हैं कि जो EMF ऑफ बैटरी है वो इक्वल टू होती है V टर्मिनल माइनस I इंटू स्मॉल आर। हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट सेल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे VT, और हमारे पास E1 माइनस IR1 होगा, वैल्यूज पुट करेंगे, VT फाइंड कर लेंगे। फॉर सेल E2 इसे हम VT प्राइम कहेंगे और इसके अंदर E2 प्लस IR2 करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास करंट है ये फ्लो कर रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज शोन इन द डायग्राम। तो ये पॉजिटिव लेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, तो हमारे पास VT प्राइम जो आ जाएगा वो वोल्ट्स में आ जाएगा 7.8 वोल्ट। वी कैन राइट द रिजल्ट्स VT and VT prime. Now problem number 13.7, find the current which flows in all resistances shown in the circuit। तो हम पहले गिवन डाटा को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक EMF ऑफ द बैटरी है, हम E1 कर लेते हैं, 9 वोल्ट गिवन है। एक रेजिस्टेंस 18 ओम की लगी हुई है। एक सेकंड EMF ऑफ द बैटरी है जिसकी EMF हमें गिवन है 6 वोल्ट, और सेकंड रेजिस्टेंस जो हम जिसे R2 कहेंगे वो 12 ओम हो। हमें I1 और I2 दो करंट्स जो डेवलप होंगे, एक रेजिस्टेंस R1 के पास और एक रेजिस्टेंस R2 के पास, वो फाइंड आउट करने। हम इस सर्किट में दो लूप्स कंसिडर कर लेते हैं, एक लूप A, B, E, F and again A, and second loop is B, C, D, E and B, और इनके अंदर जो करंट फ्लो कर रही हैं हम अज्यूम कर लेते हैं I1 इस डायरेक्शन में और I2 एक ही डायरेक्शन ले लेते हैं। तो इस पर हम किरचॉफ वोल्टेज रूल और किरचॉफ करंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम पहले लूप A, B, E, F, A पे जो है किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो E1 है, क्योंकि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव देते हैं। इसी तरह जो करंट इस R1 से पास होगी ये I1 R1 होगी और ये हम नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन सेम टाइम पे ये करंट जो I2 है इसकी ऑपोजिट फ्लो कर रही, तो हम I2 को पॉजिटिव लेके यहाँ पे ये इक्वेशन बना लेंगे। इसमें वैल्यू जो गिवन है वो हम पुट कर लेंगे, लेकिन I1 एंड I2 जहाँ पे अननोन है तो हम एक इक्वेशन में दो अननोन फाइंड नहीं कर सकते, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। सिमिलरली हम लूप B, C, D, E, B पे हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे। E2 नेगेटिव के साथ, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहे। इसी तरह जब यही करंट R2 से पास होगी तो लॉस की वजह से हम इसको नेगेटिव लेंगे। वर्क इज डन टू मूव अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, तो इसे नेगेटिव लिया। यही जब करंट R1 से गुजरेगी I2, तो हम इसको अगेन नेगेटिव लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम I1 जो है I2 के ऑपोजिट होगी, तो I1 को हम पॉजिटिव ले लेंगे और इसमें वैल्यूज प्लग करके इक्वेशन बना लेंगे। इससे इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। पहले हम इनको ऐड कर लेंगे, तो एडिशन से हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी और इस I2 को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके
I1 की वैल्यू भी फाइंड कर लें। I2 को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके I1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमारे पास जो करंट थ्रू R1 आ जाएगी वो R2, क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो I2 माइनस I1 कर लेंगे और इसी तरह करंट थ्रू R2 जो फाइंड करेंगे वो हमारे पास पहले ही हमने फाइंड आउट की है, वो हमारे पास होगी minus 1.25 एम्पीयर। So we can write results as I1 and I2. Problem number 13.8. Find the current and power dissipated in each resistance of the circuit shown here. इस सर्किट में जो गिवन डाटा है हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे EMF ऑफ बैटरी लगी है, इसको हम लिख लेते हैं 6 वोल्ट। राइट हैंड साइड पे एक बैटरी है E2, इसको हमने लिख लिया 10 वोल्ट। इसी तरह तमाम जो रेजिस्टेंसेस गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेजिस्टेंसेस E1 के साथ लगी हैं उसे R1, E2 के साथ R2 और इसी तरह R3 रेजिस्टेंस, R4 रेजिस्टेंस, R5 एंड 6 रेजिस्टेंस को लिख लेंगे। हमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट डेवलप होगी वो फाइंड आउट करनी है। R1 के अक्रॉस जो करंट आ जाएगी वो I1 आ जाएगी, इसी तरह I2, 3, 4, 5 एंड I6 हमने फाइंड आउट करनी है और पावर डिसिपेशन ईच रेजिस्टेंस विल बी P, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम सर्किट में दो लूप्स कंसिडर कर लेंगे। फर्स्ट लूप A, B, C, D और A ले लेंगे। सेकंड लूप हम B, E, F, C और B ले लेंगे। फर्स्ट लूप में जो करंट फ्लो कर रही है वो I1, सेकंड लूप में करंट I2 और इस I1 और I1 की डायरेक्शन E1 नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड है, इसलिए हम E1 को पॉजिटिव लेंगे। जब हम पहले लूप पे किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे E1 पॉजिटिव लिया है। इसी तरह जब R1 से करंट I1 पास के जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेगेटिव साइन के साथ I1 R1 हो जाएगा। R2 से जो गुजरेगी करंट I1 तो I1 R2 नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन सेम टाइम पे जो I2 है वो I1 के ऑपोजिट है तो I2 को हम पॉजिटिव लेंगे R2 के अक्रॉस। इसी तरह जब करंट I1 R3 से पास होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो I1 R3 होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। अब हम किरचॉफ सेकंड रूल सेकंड लूप के ऊपर अप्लाई करेंगे, बी ई एफ सी बी के ऊपर। यहाँ पे जो आपके पास EMF E2 है वो नेगेटिवली है, क्योंकि डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है करंट की डायरेक्शन जो है, इसलिए नेगेटिवली है। जो बाकी करंट्स डेवलप होंगी R4 के अक्रॉस I2 होगी, इसी तरह R5 के अक्रॉस I2 करंट फ्लो करेगी, I2 I6 के अक्रॉस फ्लो करेगी तो ये भी नेगेटिव ले लेंगे। I2 अक्रॉस R2 के अक्रॉस फ्लो करेगी तो इसे भी नेगेटिव लेंगे, लेकिन सेम टाइम पे I1 जो है ना I2 के अपोजिट है तो इसे हम पॉजिटिव ले लेंगे। इस इक्वेशन से हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे और इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। पहले हम इनको ऐड कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। इस I2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके I1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम करंट I1 फाइंड कर लेंगे। I1 फाइंड करने के बाद जो करंट R2 के अंदर से पास होगी और नेट करंट जो शेयरिंग ब्रांच है इसके अंदर से जो नेट करंट पास होगी, क्योंकि I1 और I2 अपोजिट हैं तो हम I1 माइनस I2 लिख लेंगे, तो इससे हमारे पास नेट करंट जो R2 से पास होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R होगा, क्योंकि हमने करंट फाइंड किया तो हम इन टर्म्स ऑफ I यूज़ करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस R1 और R3 के अक्रॉस पावर डिसिपेट होगी उसको हम I1 स्क्वायर R1 और दूसरे को I1 स्क्वायर R3 लिख सकते हैं। इसमें हम वैल्यूज़ सेपरेटली पुट कर सकते हैं। I1 R1 को पुट करके पावर निकाल सकते हैं, I1 और R3 को पुट करके पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। R2 के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होगी वहाँ पे हम नेट करंट यूज़ करनी है
और हम जानते हैं कि I1 और I2 जो R2 में से पास हो रही हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो नेट करंट जो होगी वो I1 माइनस I2 हो लिखेंगे। इसे हम पावर डिसिपेशन अक्रॉस R2 फाइंड कर लें। सिमिलरली पावर डिसिपेशन अक्रॉस R4 एंड R6 ये सेम होंगी क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, तो हम इनको वैल्यू पुट करेंगे और टोटल पावर डिसिपेशन इन दोनों के अक्रॉस फाइंड करें। इसी तरह जो पावर डिसिपेशन अक्रॉस R5 होगी उसको हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि 3.92 वाट्स होगी। तमाम रिजल्ट्स को हम जो हमने फाइंड आउट किए I1, I2 एंड पावर डिसिपेशन ईच रजिस्टर वो हम सारों को लिख सकते हैं।